नमस्कार, स्वदेश न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट, केंद्रीय मंत्री, दमोह से सांसद और अभी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें बीजेपी की तरफ से नरसिंहपुर से उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल जी। प्रहलाद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रहलाद जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, दमोह से सांसद हैं और नरसिंहपुर से आपको बीजेपी ने टिकट दिया। कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर, या कुछ विपक्षी पार्टियों की तरफ से आपको चुनौती देखते हैं? पहली चीज़ तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और मेरे अनुज चूँकि वहाँ से विधायक हैं और वो भी 4 चुनाव लड़ चुके हैं, और उनको साधुवाद देता हूँ कि एक ऐसी सीट पर वो मुझे लेकर आए हैं जो जिस पर उनका बेहद यश है, उनका परिश्रम है। चुनौती तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं 33 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में, चुनावी राजनीति में, मैं अपने गृह जिले में लौट कर आया हूँ। मेरा नाम प्रहलाद है। नरसिंह भगवान की शरण में प्रहलाद का होना या मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि पर मेरा जाना, अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में भी नरसिंहपुर के लोगों का आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग सदैव रहा है। इसलिए मैं कोई चुनौती के रूप में तो नहीं देखता हूँ, लेकिन चुनाव है। चुनाव में जो परिस्थितियाँ आती हैं, उन परिस्थितियों के लिए मैं सबसे शुभकामनाएं, आशीर्वाद और सहयोग मांगता हूँ। जी, जब आपको टिकट मिला तो कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिला था इंदौर 1 से, और उन्हें कहा था कि मैं आश्चर्य हूँ कि मुझे टिकट मिला है, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि मुझे टिकट मिला और मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। तो जब आपको टिकट मिला, आप भी आश्चर्य थे या फिर आप रेडी थे कि हाँ मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है? नहीं, मुझे लगता है उनके भी बयान को तोड़ मरोड़ गया ना, कुछ हिस्सा बताया गया। हम जब पारिवारिक भाव से बातें करते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें मुँह से निकल जाती है। लेकिन मैं चूँकि सदैव बाहर लड़ता रहा, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, पार्टी ने जब भी मुझे जहाँ भी कहा, मैंने उस बात को कभी इनकार नहीं किया और ना मैंने उस पर कभी सोचा। जी, तो मेरे साथ तो ये परिस्थिति रही है, इसलिए मेरे लिए तो कोई आश्चर्यजनक बात मुझे थी नहीं। और ये पार्टी का फैसला शिरोधारी, जो भूमिका पार्टी तय करे। लेकिन मैं खुश इसलिए था कि मैं अपने गृह जिले में लौट कर वापस आया हूँ, 60 पार हो गया हूँ। मेरे भाई ने मुझे अपने ज़िले में लाकर अपनी सीट देने का फैसला किया, तो मुझे कोई जगह ऐसी नहीं लगती थी जहाँ मैं खुश ना हूँ या मैं गर्व ना करूँ। मैं गर्व भी कर रहा हूँ अपनी परंपराओं पर, और लौटकर मैं अपने ज़िले में वापस आया, ये मेरे लिए आत्मसंतोष की बात है। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, कई सांसदों को उतारा, और ऐसी उम्मीद है कि आगे और बड़े बड़े नेता विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है, इसलिए बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को मैदान में उतारा जा रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस के पास में कोई आकलन होना चाहिए। उनका नेतृत्व 2003 के पहले का नेतृत्व है, जो थका हुआ नेतृत्व है, और उसके बाद में वो बेदाग भी नहीं है, ये मेरा आरोप है। और ऐसी स्थिति में वो किस आधार पर चुनौती देंगे? 18 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री, 18 साल से ज़्यादा, शिवराज जी, हम सब एक पीढ़ी के लोग हैं, और उसके बाद भी हम सब की उम्र अभी किसी की भी 65 से ऊपर नहीं है जी। एक आध शायद नरेंद्र सिंह जी को छोड़ दें, कोई भी 65 के पार नहीं है। जिनकी उम्र 75 के पार है, वो हमारे बारे में आकलन कर रहे हैं। नंबर 1 तो नेतृत्व ना उनके पास, पहली पंक्ति का तो जो है वो गिनती के 2 लोग हैं, दूसरी पंक्ति का नहीं, तीसरी पंक्ति का नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास में हमारे बाद भी पंक्ति है और उसके बाद भी पंक्ति है, इसलिए नेतृत्व का संकट हमारे सामने नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात होती है कि जब हम इतने लंबे समय सरकार में हैं, अगर कोई अनुभवी टीम यहाँ पर आकर काम करेगी तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि राज्य को नंबर 1 का राज्य बनाना है। जो शिवराज जी ने कहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात अगर प्रधानमंत्री करते हैं, तो उन्होंने कहा कि 550 बिलियन का योगदान हमारा भी होना चाहिए। तो मैं नहीं मानता कि इसमें कहीं टकराहट है। जहाँ सवाल नीतियों का है, नीतियाँ केंद्र की राजनीति में आप हो या राज्य की राजनीति में हो, काम करने की शैली होती है, विचार के आधार पर आप काम करते हैं। और तीसरा, व्यक्तियों के तौर पर ये ऐसा आकलन करना, तो फिर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आप भी तो बाकी नेताओं को इधर उधर से लड़ाने की बातें करते रहे हो, वो पटकनी खाते रहे, ये अलग बात है। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति को आप किस तरह से देखते हैं? मैं अनुभव के आधार पर, पार्टी जब तय करती है कि किस टीम से कहाँ पर काम लेना है, कोई संगठन में जाता है, कोई राज्य की सरकार में जाता है, कोई केंद्र की सरकार में जाता है, ये अवसर की बात है कि कब किसको कहाँ जिम्मेदारी देना, इससे ज़्यादा मैं नहीं देखता। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि अगर बीजेपी प्रदेश में दोबारा वापस आती है तो मुख्यमंत्री की रेस में आपका भी नाम है। मुझे लगता है कि अटकलबाजियाँ, और भारतीय जनता पार्टी में ये तरीका नहीं चलता है, ये सारे लोग देखते हैं। पर ये भी है
ये भारतीय जनता पार्टी ही कह सकती है कि एक सामान्य कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अटकलबाजियां लगाने वाले लोग हमेशा झूठे साबित होते रहे और इसलिए इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर जिम्मेदारी मिलती है तो आप इसको निभाएंगे? मुझे लगता है कि पार्टी जो जिम्मेदारी दे उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। जी, ठीक है। किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जाएंगे? नरसिंहपुर की क्षेत्र में किन विकास कार्यों को लेकर आप जनता के पास जाएंगे? क्योंकि 18 साल अगर देखें यहाँ पर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है। मैं मेरे काम करने के तरीके में मैं मुद्दा आधारित राजनीति करने का पक्षधर रहा हूँ, नैतिक मूल्यों की राजनीति का पक्षधर रहा हूँ, ईमानदार राजनीति का पक्षधर रहा हूँ। मुझे समाज में खाली आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें इससे काम नहीं चलता। उदाहरण के लिए कि गौ सेवा है, यदि आप में भावनाएं पैदा नहीं की तो आप मानकर चलिए कि चीज़ों को आप मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते, परिणाम तक नहीं पहुंचा सकते। नर्मदा स्वच्छता की बात करनी है तो एक तो होता है कि आप गंदा पानी ना मिलने दें और दूसरा होता है कि आप गंदगी उसमें ना डालें। तो ये तो आप रोक सकते हो कि गंदा पानी उसमें ना जाए, तकनीक का सहारा ले सकते हो, सरकार का कर सकते हो, लेकिन कोई गंदगी ना डाले इसके लिए तो जागरण की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सरकार और समाज के समन्वय जैसी चीज़ों पर हमें काम करना चाहिए। मैं जिस जिले से आता हूँ वहाँ एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि है, गोंडवाना साम्राज्य के गौरवशाली क्षण वहाँ पर हैं और इसलिए मुझे लगता है कि वो स्वाभिमानी लोग हैं, वो वीर लोग हैं, वो कर्मठ लोग हैं और वो अच्छे संसाधन वाले लोग हैं। इसलिए वहाँ पर राजनीति का एक स्तर है। कामत जी हों, रंजन बाबू हों या बाकी जो लोगों ने राजनीति की है, वो मूल आधारित राजनीति थी, समाज के हितों को ध्यान में रखकर काम करने वाली प्रवृत्ति नरसिंहपुर के क्षेत्र में है और इसलिए वहाँ पर ये संकट नहीं है। वहाँ संकट है कि आप कैसे और बेहतर विजन दे सकते हैं और उसके लिए बेहतर जगह है नरसिंहपुर। जालम सिंह पटेल जी आपके भाई हैं और लगातार 2 बार से विधायक भी हैं नरसिंहपुर। तीसरी बार। जी बिल्कुल, तीसरी बार। और इस बार उनको टिकट नहीं मिला, उनके बदले आपको उतारा गया। तो कोई किसी तरह कोई दुख या कोई दूसरे क्षेत्र से आप टिकट की मांग कर रहे हैं उनके लिए? मुझे लगता है कि ये बड़ा अपमान होगा उस व्यक्ति के बारे में कहना। मैं बाहर से लड़ता, उनको तो वहीं से टिकट मिल रही थी, उनने जिद करके मुझे नरसिंहपुर में लेकर आए। ये बात देश और समाज को पता चलना चाहिए। राजनीति में जो गिरावट है उसमें भाई भाई, बाप बेटे, माँ बेटे टिकट के लिए लड़ते हैं। मेरा भाई ऐसा है जिसने अपनी सीट पर मुझे वहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं मानता हूँ कि जालम सिंह ने हम दोनों, उसने साफ कहा कि हम दोनों भाइयों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। दूसरी बात उसने कही कि जब आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, इसलिए जब मेरी सीट खाली हो रही है तो फिर आपको यहाँ आके लड़ना चाहिए। ऐसा वर्तमान के राजनीतिक वातावरण में ये गर्व करने की बात है। ये मेरे परिवार भी गर्व करेगा, समाज गर्व करेगा और नौजवान पीढ़ी शायद इससे सीखेगी कि पद सब कुछ नहीं होता, उसके लिए हमारा भाव और जो संबंध होते हैं उसकी चिंता करनी चाहिए। मैं राम नहीं हूँ लेकिन उसने भरत जैसा काम किया। मोदी जी गारंटी की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि गारंटी को पूरा गारंटी करने की मेरी जिम्मेदारी और मेरी गारंटी। वो कहते हैं कि मैं जो बोलता हूँ उसको करता हूँ। दूसरी तरफ कांग्रेस भी गारंटी की बात करी है। कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो हम गारंटी दे रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। जनता किनकी गारंटी पर भरोसा करें? कांग्रेस के पास में आश्वासन की गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी है, जिनके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास मॉडल होना चाहिए। मोदी जी की गारंटी में ये है कि वो जिसका भूमि पूजन करते हैं उसका लोकार्पण भी वही करते हैं। और नहीं तो आप देख लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भूमि पूजन किया था और मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया। 10 साल में कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। कांग्रेस का कोई एक भी योजना वो बताए कि उनने उसकी भूमि पूजन किया और उसका लोकार्पण किया। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में 9.5 वर्षों में मैं 100 तो मैं गिना सकता हूँ कि जो उन्होंने भूमि पूजन किया उसका लोकार्पण किया। तो गारंटी के लिए बातों की गारंटी नहीं होती है, आपने जो किया है वो दिखाकर गारंटी दी जा सकती है। मोदी की गारंटी में कथनी व करनी में अंतर नहीं है और सत्य को प्रमाण की नहीं परिणाम की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, कमीशन खोरी के आरोप लगा रही है, आदिवासी पर अत्याचार के आरोप लगा रही है। दावा करिए इस बार प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी और 140 से ज्यादा वो सीटें जीत कर। अच्छा चलिए एक भी मामला उठाएं, वो 1.5 साल में उन्होंने कुछ किया हो तो वो बताते, लेकिन एक भी तथ्यात्मक मामला उठाएं। लेकिन जैसे ही मैंने छिंदवाड़ा का मामला उठाया तो ना तो कांग्रेस ने जवाब दिया ना कमलनाथ ने जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि लूट करने का जो सिस्टम है या सरकारी धन को अपना बना लेना या अपने चहेतों को बांट देना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है और इसलिए या तो उनको है तो वो सामने करें। आरोप लगाने से नहीं होता, प्रमाण देने होंगे। मैं हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा हूँ और मैंने जब भी आरोप लगाए हैं मेरे आरोपों पर कभी कोई दाएं बाएं हो नहीं पाया। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति में भ्रम फैलाने की बजाय अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो फिर आप तथ्य लेकर आइए।
आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अभी मोदी जी की सरकार में भी आप मंत्री हैं। आप दोनों के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं और दोनों के काम करने के तरीके को लेकर, मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी? मुझे लगता है कि दो महान लोगों के बीच में तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं गौरवशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काम करने का मौका मिला और मोदी जी के साथ भी काम करने का मौका मिला। फर्क समय काल परिस्थितियों का ये है, उस समय बहुमत की सरकार नहीं थी, ये बहुमत की सरकार है, लेकिन काम करने के तरीके ये है। उन्होंने कहा था लुक ईस्ट, मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट, मतलब दिशा एक है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री सड़क हो या गोल्डन फोरर हो, वो होना चाहिए। इनने भी कहा कि नहीं, आम आदमी तक ये सुविधा पहुंचनी चाहिए। विचार एक है, मॉडल एक है, समय काल परिस्थिति का। हम वो भी 370 हटाने के बारे में कहते थे, लेकिन बहुमत नहीं था तो नहीं हटा, इनने हटा दिया। हम उस समय भी राम जन्मभूमि की बात करते थे, इस समय हम मूर्त रूप से होते हुए देखेंगे। और इसलिए महिला आरक्षण की बात अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी होती थी, लेकिन उस समय सदनों में समर्थन नहीं मिलता था। वो 3 बार लेकर आए लेकिन पास नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी लेकर आए तो पहली बार में ही पास हो गया। तो हम तुलना कामों की कर सकते हैं, लेकिन मैं कहीं टकराहट नहीं देखता। और मुझे गर्व है कि मैं 2 महान लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस देकर जवाब मांगा गया है कि 4 हफ्ते में जवाब देना, खासकर जिस तरह से केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार को, राजस्थान सरकार को और चुनाव आयोग को, जिस तरह से चुनाव से पहले लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं और नगद राशि का ट्रांसफर किया जा रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। रिजर्व बैंक भी इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुका है और मध्य प्रदेश में भी कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं, राशि का ट्रांसफर किया जा रहा है योजनाओं के नाम पर, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस मांगा है, नोटिस देकर जवाब मांगा है 4 हफ्ते में। इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि वित्तीय प्रबंधन पर सार्वजनिक बहस होनी चाहिए। न्यायालय अगर इस बहस को छेड़ता है तो ये देश और समाज के लिए शुभ संकेत होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में हमारा काम सिर्फ लोगों को धन पहुंचाकर उसको आर्थिक रूप भर से संबल हम नहीं बनाते, उसके सामाजिक जो इम्पैक्ट होते हैं, सोशल इम्पैक्ट होते हैं, उसके असेसमेंट की जरूरत है। और मैं दावे से कहता हूं जब भी किसी पैरामीटर पर बात होगी तो सोशल असेसमेंट जो होता है, थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है, इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति 100% खरी साबित होंगी। लेकिन हाँ, चुनाव में जिस प्रकार की मुफ्तखोरी की बातें की जाती हैं, मैं मानता हूं कि इस पर अंकुश लगना चाहिए और ये बहस न्यायालय की तरफ से आती है। अन्यथा राजनेताओं को लगता है कि मेरी बात को लोग बुरा मानेंगे, कोई ऐसा बोलना नहीं चाहता, मेरी बात को भी कल के दिन कोई ट्विस्ट कर सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि न्यायालय की तरफ से अगर ये संदेश आता है तो इस देश के प्रबुद्ध जनों को इन योजनाओं का थर्ड पार्टी असेसमेंट करके एक नई दिशा तय करनी चाहिए, क्योंकि हम विकास की तरफ जाएं, दुनिया हमारे नेतृत्व का इंतजार कर रही है, तो हमको बेहतर प्रबंधन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति से एक अलग हटके एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप बड़े बिजी रहते हैं, अभी चुनाव प्रचार में आप और बिजी हो जाएंगे, जब खाली समय मिलता है उस वक्त आप क्या करते हैं? मेरे पास खाली समय कम होता है, लेकिन जब भी होता है तो मेरे 2-3 मिशन हैं। नर्मदा स्वच्छता मेरा मिशन है, नशा मुक्ति मेरा मिशन है, और तीसरा गौ सेवा मेरा मिशन है। और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आचरण से हो सकती हैं, बातों से नहीं हो सकती है। अगर आप गाय की सेवा नहीं कर सकते हो, पैसा देने भर से गौ सेवा नहीं हो सकती है। नशा मुक्त होने के लिए आपको भी रहना पड़ेगा और आसपास के लोगों को भी संबल देना होगा, तब जाकर आप इसको काम कर पाएंगे। उसमें किससे झगड़ा होगा, किसका विरोध होगा, इसकी कोई परवाह नहीं। और तीसरी बात होती है नर्मदा स्वच्छता। ये तीनों स्वांताय सुखाय के लिए मेरे काम है। बाकी जो त्यौहार होते हैं वो माताजी पिताजी के चरणों में अर्पित हैं, मैं उनके वहाँ जाता हूँ, कहीं जाता नहीं। सर, अंत में एक सवाल है सर, प्रदेश की जनता को और आपके क्षेत्र की जनता को, जहाँ से आप चुनाव लड़ने वाले, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि सद्भाव के साथ लोकतंत्र को मजबूत करिए। भारत बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देश है। हमारी राजनीतिक मूल्य और प्रतिष्ठा अपनी संस्कृति के साथ बहुत ऊंचाइयां छू रही हैं, और इसलिए जिन जगह पर ज़मीनें अच्छी हैं वहाँ आध्यात्मिक सामर्थ्य भी है। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को भटकाव से बचाने के लिए हम तत्पर हों। पूरी दुनिया सनातन की परंपरा की अगुवाई के लिए तैयार है, तो हम एक ऐसे आदर्श झंडा बरदार बने जो सिर्फ कहने भर में नहीं, आचरण में भी हम सनातन की परंपरा के वाहक दिखें। ये मेरी प्रार्थना। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। तो हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आज हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री, दमोह से सांसद और नरसिंहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल जी। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।